हेलो फ्रेंड्स। आज हम 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में महिलाओं से संबंधित समाज सुधार आंदोलन के बारे में देखेंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। सबसे पहले हम प्रस्तावना में देखते हैं कि क्या है ये आंदोलन। 19वीं सदी के समाज सुधारकों को प्रगतिशील सामाजिक तत्वों के प्रचार प्रसार एवं विकास के लिए पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। समाज सुधार के क्रम में सुधारकों का ध्यान तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न पक्षों की ओर गया। इसी क्रम में महिलाओं की दशा में सुधार कैसे करना है, यह प्रश्न चुनौती के रूप में सामने आया। इसी समय ईसाई मिशनरियों एवं पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों ने महिलाओं की पतनोन्मुख दशा के उन्नयन के लिए अनेक प्रयास किए। इस दिशा में सर्वप्रथम कदम राजा राम मोहन राय ने उठाया। जवाहरलाल नेहरू जी का एक वक्तव्य है, आप किसी राष्ट्र में महिला की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं। किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। महिला और पुरुष दोनों समान रूप से समाज के दो पहियों की तरह कार्य करते हैं और समाज को प्रगति की ओर ले जाते हैं। दोनों की समान भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि शिक्षा सहित अन्य सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिए जाए। लेकिन ऐसा नहीं है ना। हमारे देश की जनगणना को ही अगर हम देखते हैं 2011 में, तो साक्षरता दर महिलाओं की मात्र 64.46% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि क्या स्थिति है। महिला साक्षरता दर विश्व के औसत से, है ना, भारत की महिला साक्षरता दर विश्व के औसत से 79.7% से काफ़ी कम है। अब अगर हम भारत में महिला शिक्षा इतिहास को अगर समझने के लिए कोशिश करेंगे तो उसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला प्राचीन वैदिक काल, दूसरा ब्रिटिश इंडिया और तीसरा स्वतंत्र भारत में विभाजित देखेंगे कैसा है। सबसे पहले हम प्राचीन वैदिक काल की बात करेंगे। तो वैदिक कालीन समाज में नारी की स्थिति पे गौर करते हैं तो पता चलता है कि भारत के इतिहास में विश्व के अन्य भूभाग की तुलना में यहाँ पर महिलाओं की स्थिति उच्च थी। भारतीय धर्म का छोड़कर विश्व का कोई भी धर्म स्त्री को इतनी अधिक प्रधानता नहीं देता था। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे विवाह में। तो हमारे विवाह में ये कहा जाता है कि कन्या का दान किया जा रहा है, कन्यादान। तो देने वाला ज़्यादा बड़ा होता है और लेने वाला याचक छोटा होता है। तो लड़कियों को यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। भारत में महिला शिक्षा का इतिहास अगर हम देखते हैं तो 3000 से अधिक पूर्व वैदिक काल के दौरान महिलाओं को समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। उन्हें पुरुषों के समान समाज का एक महत्वपूर्ण अंग समझा जाता था। वैदिक कालीन अवधारणा के स्त्री शक्ति के सिद्धांत के अनुसार महिलाओं की देवी के रूप में पूजा शुरू हुई। उदाहरण के लिए शिक्षा की देवी सरस्वती। वैदिक शास्त्र कहते हैं कि लड़कों के साथ लड़कियों की उचित देखभाल के साथ पोषित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। वैदिक साहित्य में उन महिलाओं का भी उल्लेख है जिसने वैदिक अध्ययन का रास्ता चुना। ब्रिटिश काल की बात करते हैं तो इस काल में पहला ऑल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल 1821 में दक्षिण भारत के तिरुनेलवेली में स्थापित किया गया था। 1840 तक स्कॉटिश चर्च सोसाइटी द्वारा दक्षिण भारत में निर्मित 6 स्कूल मौजूद थे, जिसमें से कुल 1200 लड़कियों का नामांकन कराया गया था। अब भारत के संदर्भ में देखेंगे तो 1848 में पुणे में गर्ल्स स्कूल की शुरुआत करने वाले माननीय ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई पश्चिमी भारत में पहली महिला शिक्षक के रूप में अग्रणी थी। उल्लेखनीय है कि 1850 तक मद्रास मिशनरियों ने स्कूल में लगभग 8000 से अधिक लड़कियों का नामांकन कराया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यक्रम वुड डिस्पैच ने वर्ष 1854 में महिलाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार की आवश्यकता को स्वीकार किया। वर्ष 1879 में स्थापित बेथुन कॉलेज वर्तमान में एशिया का सबसे पुराना महिला कॉलेज है। गौरतलब है कि महिलाओं की समग्र साक्षरता दर सन 1882 में 0.2% से बढ़कर 1947 में 6% हो गई। अब हम स्वतंत्र भारत में देखते हैं तो स्वतंत्रता के समय देश में महिला साक्षरता दर काफ़ी कम थी।
जिसे सरकार द्वारा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1958 में सरकार ने महिला शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया, जिसकी सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई। इन सिफारिशों का सार यह था कि महिला शिक्षा को भी पुरुष शिक्षा के समानांतर पहुंचाया जाए। वर्ष 1959 में इसी विषय पर गठित एक समिति ने लड़कों और लड़कियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम को विभिन्न चरणों में लागू करने की सिफारिश की। 64 में स्थापित शिक्षा आयोग ने बड़े पैमाने पर महिला शिक्षा के विषय में बात की और वर्ष 1968 में भारत सरकार में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित करने की सिफारिश की। महिला से संबंधित अनेक सामाजिक कुरीतियों को देखते हैं तो बहुत सारी कुरीतियाँ विद्यमान थी उस समय तत्कालिक भारतीय समाज में, जिसमें बाल विवाह, शिशु हत्या, सती प्रथा, विधवाओं की दयनीय दशा, निम्न स्तरीय नारी शिक्षा आदि। आरंभ में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कुछ बुराइयों को समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाए। उदाहरण के लिए 1793 और 1804 में बंगाल रेगुलेशन एक्ट द्वारा शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई। पर क्या हुआ, ये सभी कदम बेकार प्रयास करके चले गए और महिलाओं से संबंधित कुरीतियां समाज में जस की तस बनी रही। महिलाओं की दशा में सुधार लाने के लिए पहले संगठित प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया। उन्होंने वैचारिक आंदोलन चलाए जाने के साथ साथ व्यवहारिक स्तर पर भी कई प्रयास किए। उन्होंने बहुविवाह, कुलीनवाद तथा सती प्रथा का विरोध करने के अतिरिक्त स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकारी बनाने की वकालत भी की। उनके लगातार प्रयास का यही परिणाम था कि लॉर्ड बेंटिंग ने 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को अधिनियम 17 पारित कर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ये देखिए राजा राम मोहन राय जी, उनका आंदोलन। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने 1897 में और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में। समकालीन समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को सामाजिक एवं कानूनी मान्यता दिलाने के लिए आजीवन प्रयास किए। तो उनके प्रयासों का ही ये प्रतिफल था कि 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के रूप में देखी जा सकती है। इनकी व्याख्या 2 आधारों पर की जा सकती है। एक, सती प्रथा के उन्मूलन के साथ समाज सुधार के लिए सरकारी विधि निर्माण माहौल तैयार हुआ। दूसरा, सती प्रथा के वास्तविक उन्मूलन के लिए विधवाओं की दशाओं में सुधार होता दिखाई देने लगा। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नारी शिक्षा के विकास हेतु कई कदम इसी काल में उठाए गए, है ना। इसमें ईसाई मिशनरियों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कलकत्ता में स्त्री शिक्षा के विस्तार हेतु तरुण स्त्री सभा का गठन हुआ। मुंबई में एल्फिंस्टन कॉलेज के छात्रों ने भी नारी शिक्षा के विकास के लिए कई कदम उठाए। इन्हीं दिनों बेधुन स्कूल की स्थापना हुई, जिनके निरीक्षक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लगभग 35 बालिका विद्यालय की स्थापना की। बाल विवाह के उन्मूलन के लिए सुधारकों द्वारा अनेक प्रयास किए गए तथा उनके प्रयास के फलस्वरूप सरकार ने समय समय पर बाल विवाह उन्मूलन के लिए कानून बनाए। उदाहरण के लिए BN मालाबारी के प्रयास से 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल पारित हुआ। इस कानून के आधार पर 12 वर्ष या उससे कम आयु की बालिकाओं का विवाह निषेध कर दिया गया। 1872 में ब्रह्मा मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसके प्रावधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का विवाह कानून विरुद्ध घोषित कर दिया गया। इसके उपरांत महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु एक प्रमुख कानून 1930 ईस्वी का शारदा एक्ट, इसके द्वारा इसमें क्या कहा गया है कि विवाह योग्य पुरुषों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और महिलाओं की 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव था शारदा एक्ट में। अब हम 19वीं शताब्दी के प्रमुख स्त्री समाज सुधार की बात करें तो 1858 से 1922 तक पंडित रमाबाई, इनका योगदान अविस्मरणीय रहा है ना। इन्होंने भारत में पहली बार विधवाओं की शिक्षा के लिए प्रयास किया, जो कि एक महानतम योगदान माना जा सकता है। बहिन सुब्बा लक्ष्मी 1886 से 1969 ईस्वी तक, इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी की प्रथम हिंदू विधवा थी
जिन्होंने स्नातक स्तर पर शिक्षा ग्रहण की, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय के लिए। इन्होंने बाल विधवाओं के कल्याण के लिए उच्च स्तरीय प्रयास किए। इन्होंने बाल विधवाओं के लिए विधवा गृहों, महिला विद्यालयों और अध्यापिका प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की। इन्होंने 18 वर्ष तक की आयु की बाल विधवाओं के लिए आइस हाउस तथा वयस्क विधवाओं के लिए शारदा विद्यालय नामक एक हाई स्कूल की स्थापना की। सुब्बा लक्ष्मी भारतीय महिला संघ और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी थी। उन्होंने बाल विवाह निषेध का संबंधी कानून के समर्थन में महत्वपूर्ण कार्य किया। अब है अगला गंगाबाई, महारानी तपस्विनी भी बोलते हैं उनको। महारानी तपस्विनी के नाम से प्रसिद्ध गंगाबाई दक्षिण भारत की महिला थी, जो हिंदू धार्मिक एवं नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप महिला शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से कलकत्ता में आकर बस गई थी। इनका विश्वास था कि हिंदू समाज को उसके अंदर से पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। इसके लिए नारी शिक्षा अति आवश्यक है। उन्होंने 1893 ईस्वी में कलकत्ता में महाकाली पाठशाला की स्थापना की। इस पाठशाला की अनेक शाखाएं थी। उनके इस प्रयास को महिला शिक्षा को विकसित करने का विशुद्ध भारतीय प्रयास कहा गया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के सुविख्यात विद्वान एवं समाज सुधारक थे। बंगाल में सामाजिक चेतना लाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य भी थे, है ना। इन्होंने गैर ब्राह्मणों को संस्कृत अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया और ब्राह्मण एकाधिकार को चुनौती दी। इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में विधवा विवाह हेतु लंबा आंदोलन चलाया, उसे कानूनी मान्यता दिलवाकर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1855 और 56 के समय 25 विधवाओं का पुनर्विवाह कराकर इन्होंने उस समय की सामाजिक धारा को मोड़ने का कार्य किया। 1855 ईस्वी में उन्होंने 984 लोगों की हस्तांतरित याचिका कंपनी सरकार को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाने की हेतु दी। इसके फलस्वरूप लॉर्ड डलहौजी की कार्यकारिणी के सदस्यों ने अंततः 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया। अब हम देखते हैं डी.के. कर्वे 1858-1962 ईस्वी तक। पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर डी.के. कर्वे महिलाओं की दशा सुधारने की दृष्टि से सर्वाधिक लंबे और सबसे अधिक कार्य करने वाले महानतम समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित तो किया ही, साथ ही पुणे में अनेक महिला विद्यालयों और विधवा गृहों की स्थापना भी की। इन्होंने स्वयं एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया तथा पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। 1916 ईस्वी में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। तो ये उनका योगदान था। अब अगला चलते हैं विष्णु शास्त्री पंडित। तो ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे विष्णु शास्त्री पंडित। इनका पूरा जीवन विधवाओं के कल्याण के लिए प्रयासरत रहा। इन्होंने विधवा विवाह नामक पुस्तक का मराठी में अनुवाद किया। इसके साथ ही 1850 में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना भी की। अब एक महत्वपूर्ण नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती की। वैदिक काल के सामाजिक ढांचे के आधार पर आर्य समाज ने स्त्रियों को समाज में उच्च स्थान दिलाने का प्रयास किया। वैदिक काल में स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा सामाजिक जीवन में भाग लेने का पूरा अधिकार दिया था। अतः आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। समाज में स्त्रियों की दशा अत्यंत ही शोचनीय थी। इसका कारण बहुविवाह प्रथा, बाल विवाह प्रथा। वैदिक काल में ये प्रथाएं प्रचलित नहीं थी, अतः समाज में स्त्रियों का बहुत ऊंचा स्थान था। इसलिए आर्य समाज ने बाल विवाह, बहुविवाह, पर्दा प्रथा का घोर विरोध किया तथा विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह बंद करने की बात कही। आर्य समाज ने सती प्रथा को पाप तथा क्रूरता बताया। समाज में स्त्रियों की समानता पर बल दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो यहाँ तक कहा कि वेदों के अध्ययन का अधिकार स्त्रियों को उतना ही है जितना पुरुषों को। प्रचलित हिंदू मान्यताओं के अनुसार यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार स्त्रियों को भी है। स्वामी विवेकानंद जी का वक्तव्य देखते हैं, उन्होंने क्या कहा था उस समय। लड़कियों को शिक्षा देने पर वह स्वतः ही अपने प्रश्नों को हल कर लेगी। स्त्री सशक्ति स्वरूपा है, स्त्री शक्ति स्वरूपा है। वह रूप से साक्षात लक्ष्मी है, गुणों से सरस्वती है, वह साक्षात जगदम्बा है। संपूर्ण समाज की
ढाली भारतीय स्त्री हृदय से कार्य करेगी और अपने साथ ही समाज की भी उतनी ही उन्नति करेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य था उनका। स्वामी जी ने शिक्षा को समाज की रीढ़ माना है। उनके अनुसार शिक्षा मनुष्य की संपूर्णता का प्रदर्शन है। स्वामी जी ने कहा कि जो शिक्षा मनुष्य में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास न जगाए, उस शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है। शिक्षा से व्यक्तित्व का निर्माण, जीवन जीने की दिशा एवं चरित्र निर्माण होना चाहिए। स्त्री विमर्श पर चर्चा करते हुए स्वामी जी ने कहा कि आत्मा को कोई लिंग नहीं है, अतः स्त्री एवं पुरुष का विभेद प्राकृतिक नहीं है, यह सिर्फ शरीर का विभेद है जो ईश्वर द्वारा मान्य नहीं है। अतः समाज में स्त्रियों को वही सम्मान और स्थान मिलना चाहिए जो पुरुष का है। हमें स्त्री एवं पुरुष के भेद को त्यागना होगा और प्रत्येक को मानव रूप में एकात्म दृष्टि से देखना होगा। स्वामी जी के अनुसार जब तक विश्व में महिलाओं की बेहतरी के लिए काम नहीं होगा, तब तक विश्व का कल्याण संभव नहीं है। महिला शिक्षा हेतु सरकार के प्रयास। अब वर्तमान प्रयास को थोड़ा सा देख लेते हैं हम। सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 2015 में देश भर में घटते हुए लिंग अनुपात के मुद्दे को संबोधित करने हेतु की गई। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल थी। इसमें क्या था कि कन्या भ्रूण हत्या रोकना, स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाना, स्कूल छोड़ने वाली संख्या को कम करना, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचालयों के निर्माण में वृद्धि हेतु उद्देश्य निर्धारित किए गए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत वर्ष 2004 में विशेष रूप से कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु की गई थी। महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1989 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों के अनुसार महिलाओं की शिक्षा में सुधार एवं उन्हें सशक्त करने हेतु की गई थी। अगला पॉइंट है, यूनिसेफ में भी देश में लड़कियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार के साथ काम कर रहा है। इसके अलावा महिला शिक्षा के उत्थान की दिशा में झारखंड ने भी एक बहुत बड़ी पहल की है कि झारखंड स्कूल ऑफ एजुकेशन ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक की सभी छात्राओं को मुफ्त पाठ्यपुस्तक, यूनिफॉर्म और नोटबुक बांटने का फैसला किया है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रयास हुए हैं। धन्यवाद आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए।